लान मैजिक में बहुत ज्यादा टैलेंटेड होने के कारण वो इस किंगडम का एम्परर बन गया, लेकिन जो उसके अंकल थे वो सिर्फ उससे जलन रखते थे। और फिर एक दिन उसके अंकल ने उसका धोखे से फायदा उठाते हुए मैजिक रेसिस्टेंट चेन के अंदर उसे कैद कर लिया। और अंत में जब उसके अंकल उसको जान से मारने वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर लियन नाम की एक लड़की पहुँच जाती है और उसे अपना स्पेस ऑफ टाइम का मैजिक का यूज करते हुए उसको सीधा 98 ईयर पीछे अपनी पास्ट लाइफ में पहुँचा देती है। लेकिन लैन को अपनी पास्ट लाइफ में आने के लिए लियन की जिंदगी को खोना पड़ता है। और जैसे ही वो अपनी पास्ट लाइफ पे आता है तो उसे पता चलता है कि उसे यहाँ इस बारबेरियन क्लैन से सामना करना होगा, लेकिन उसको अपनी पास्ट के हर एक इंसान से बदला भी लेना है। तो क्या आखिर आगे लियन क्या करने वाला है? इस कहानी को आगे जानने के लिए हमारे साथ में बने रहें। मैजिक जो इस पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा ताकतवर चीज है, जिसके सामने हर एक इंसान सिर्फ अपने कदमों को झुकाता है। और लोग कहते हैं कि जब भगवान अब इस पूरी वर्ल्ड को छोड़कर गए थे तो उन्होंने अपने पीछे एक ऐसे ट्रेस को छोड़ा था जिन्हें यहाँ पर मैजिक स्वॉर्ड्समैन के नाम से जाना जाता है। लेकिन इससे भी बढ़कर इस एम्पायर में एक ऐसा ग्रेटेस्ट जीनियस पैदा हुआ जो सबसे ज्यादा अलग और मैजिक में इतना ज्यादा टैलेंटेड था कि उसके सामने कोई भी टिक नहीं सकता। एक ऐसा बंदा जो बैरल एम्पायर की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट है, वो इस बैरल एम्पायर का यंगेस्ट एम्परर बन गया। इसके बाद हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक इंसान सामने वाले बंदे को क्रिटिसाइज करते हुए कहता है कि आखिर इस मैजिक में क्या ही रखा है, यहाँ पर सिर्फ मैजिक तो सिर्फ ऐसे इन्फीरियर लोग ही इस्तेमाल कर सकते हैं। और आखिर तुम्हें देखो, तुम्हारी हालत देखने के बाद तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें खुद के ऊपर लालत करनी चाहिए कि तुम एक मेज थे, क्योंकि इस समय तुम इस मैजिक रेसिस्टेंट चेन के साथ में इस तरीके से बंधे हुए हो और बेबस पड़े हुए हो, क्योंकि तुम कुछ भी नहीं कर सकते। और हम देखते हैं सामने लैन को, जो कि कुछ समय पहले जिसके बारे में हमें बताया गया था कि वो इस बैरल एम्पायर का एम्परर है, वो यही लैन होता है। और वो सामने बैठे हुए इस व्यक्ति की तरफ देखता है और उससे कहता है, अंकल कार्लोस, आप बिल्कुल भी नहीं बदले हैं, आप पहले की ही तरह मुझसे बातें कर रहे हैं जिस तरह आप मुझसे पहले कहा करते थे। और हमें उसके फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कार्लोस छोटे से लेन से कह रहा होता है कि जो मेज होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा नीची कास्ट के होते हैं। यदि यहाँ पर किसी को भी पता चल गया कि तुम यहाँ पर मेज हो तो यहाँ पर सब कोई तुम्हें क्रिटिसाइज करेंगे और तुम्हें नीची नजरों से देखेंगे। तो इस बातों को अपने अंदर ही छुपा कर रखना, यहाँ पर किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम एक मेज हो। और लियन कहता है कि आप इसी तरीके की बातें कहकर मुझे फुसलाया करते थे ना अंकल, और आप मुझसे कहा करते थे कि जैसे ही मेरे बारे में इस मेंशन में पता चलेगा कि मैं एक मेज हूँ तो उसी समय मुझे उस महल से किक आउट कर दिया जाएगा। इसी तरीके की बातें आप मुझसे हमेशा किया करते थे। लेकिन जब भी मैं आपकी उस पास्ट की उन कही हुई बातों को याद करता हूँ तो मुझे उस समय लगा करता था कि आप सच में मेरी बहुत ज्यादा फिक्र करते हैं। लेकिन आज आपका ये असली चेहरा देखने के बाद में मैं पूरी तरीके से अपने आप से कह सकता हूँ कि मैं पूरी तरह से गलत था। और हकीकत की बात तो ये है, अंकल कार्लोस, आप मेरे टैलेंट से जलते थे। और लान की ऐसी बातों को सुनकर हम देखते हैं कार्लोस को, जिसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सीधा उसके मुंह पर थप्पड़ जड़ देता है और कहता है, अब इससे कौन ही परवाह करता है, वैसे अब तो तुम मेरे जूतों के नीचे आ चुके हो। और वो लैन को अपने जूतों से कुचलते हुए कहता है, देखो तुम, मैं तुम्हारे सामने ही खड़ा हुआ हूँ और अपनी हालत को देखो कि तुम किस तरीके से मेरे कदमों के नीचे पड़े हुए हो। और मुझे तुम्हारी इन बातों को सुनकर तो ऐसा लगता है कि तुम मेरे हाथों से मरना चाहते हो। और कॉरिन अपनी तलवार को बाहर निकालते हुए कहता है, तो ठीक है, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा आसान मौत देने वाला हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम मेरी एक फैमिली हो और मैं तुम्हारे अंकल होने के नाते इतना तो मैं कर ही सकता हूँ कि मैं तुम्हें एक आसान मौत दूं। लेकिन वो इससे पहले कि उसको मार डालता, वहीं पर उसका एक सर्वेंट आ जाता है और उसे ग्रीट करते हुए कहता है
कि आपको यहाँ पर एक ड्यूक ने इनवाइट किया है, तो आपको उनसे मिलने के लिए जाना होगा। और कार्लोस पीछे की तरफ मुड़कर एक बार लान की तरफ देखता है और उसे कहता है, अभी के लिए तो मैं जा रहा हूँ, शुक्र करो कि तुम्हारी जिंदगी इस समय के लिए बच चुकी है। और वो वहां से निकल जाता है। लेकिन हम देखते हैं लान को, जो कि अपने आप को इस तरीके की हालत में देखकर कहता है कि मुझे लग रहा है कि अब मेरा अंत यहीं पर आ चुका है और मैं बहुत जल्द यहाँ पर मरने वाला हूँ। लेकिन एटलीस्ट मैंने जितना हो सके मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी कि मैं अपने आप को सेव कर सकूं, लेकिन शायद मेरी जो डेस्टिनी है वो यहीं तक ही थी और अब जो मेरा अंत है वो बहुत जल्द करीब है। लेकिन तभी हम वहाँ पर देखते हैं कि एक लड़की को जो कि कह रही होती है कि मैजिक एम्परर आप क्या अभी ठीक है, और हम उसको देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा परेशान होती है। और इस पर लान उस लड़की की तरफ देखता है और उसे कहता है, नीना आखिर तुम यहाँ पर किस तरह से पहुंच चुकी हो, तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। लेकिन हम देखते हैं उस लड़की को जो कहती है, योर मैजेस्टी आपको यहाँ से तुरंत ही निकलना होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं लान को जो रोते हुए कहता है कि लीना बस करो, मैं जानता हूँ कि तुमने मुझे हर तरीके से हमेशा सपोर्ट किया है, तुम्हारे कारण ही मैंने इतना अच्छा मैं मेज बन पाया और आज मैं जा कर के एम्परर भी बन गया। लेकिन अब मैं यहाँ पर गिव अप करता हूँ, अब मैं अपनी इस डेस्टिनी को एक्सेप्ट करता हूँ। इस पर हम देखते हैं नीना को जो कि उसको समझाते हुए कहती है, योर मैजेस्टी आपको याद होगा कि आप एक मैजिक बिल्डिंग के अंदर हर बार छुप जाया करते थे और आप उसी को अपना हिडन प्लेस समझते थे। लेकिन आपको उसी मैजिकल बिल्डिंग में जाकर वहाँ की चीज़ों के बारे में पता करना होगा कि वहाँ पर आखिर क्या और किस तरह की चीज़ें चल रही हैं। और तभी हमारा सीन शिफ्ट कर हमें दिखाया जाता है एक बड़े से मैजिकल सर्कल को और उसके अंदर नीना और लैन दोनों के बैठे होते हैं। लेकिन तभी जो लैन होता है वो नीना की तरफ देखते हुए कहता है, नीना आखिर ये तुम क्या कर रही हो, ये तो एक फॉरबिडन आर्ट है, तुम आखिर यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रही हो। लेकिन हम देखते हैं नीना को जो कह रही होती है कि योर मैजेस्टी मैंने ऑलरेडी इस पर अपना ब्लड सेक्रीफाइस कर चुकी हूँ, तो यहाँ पर किसी भी तरीके से अब इस आर्ट को रोका नहीं जा सकता और ये स्पेल एक्टिव हो चुका है। लेकिन हम देखते हैं लैन को जो काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है और उसको बार बार रोकने की कोशिश करते हुए कह रहा होता है कि नीना प्लीज इसको यहीं पर स्टॉप कर दो। लेकिन तभी हम वहां पर देखते हैं कि कार्लोस वहां पर पहुंच जाता है और जो इन लोगों को देखते हुए कहता है, तुम छोटे चूहे यहाँ पर आकर छुप के बैठे हो और तुम्हारे साथ में आखिर ये लड़की, क्या ये तुम्हारी सर्वेंट है। और कार्लोस चिल्लाते हुए कहता है, मुझे पता था कि आखिर तुम लोग यहाँ पर कुछ ना कुछ तो करने वाले हो और तुम एटलीस्ट अब यहाँ पर फॉरबिडन आर्ट को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हो। और वो गुस्से से अपनी स्वॉर्ड को उठाकर सीधा नीना को मारने की कोशिश करता है और वो उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं नीना को जो कि मुस्कुराते हुए कहती है कि योर मैजेस्टी आप इस बात को हमेशा याद रखना, गॉड किसी भी इंसान को किसी भी प्रॉब्लम में इस तरह से नहीं डालते हैं, क्योंकि यदि वो हमें किसी प्रॉब्लम में फंसाते हैं तो उसका सॉल्यूशन भी वो हमें ज़रूर बताते हैं और हर प्रॉब्लम के पीछे उसका एक सॉल्यूशन ज़रूर होता है और किसी भी काम के पीछे एक अच्छा मोटिव भी ज़रूर होता है। तो गॉड के कामों पर आप ज़रूर यकीन करना। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कार्लोस ने नीना की गर्दन काट चुकी होती है और हम देखते हैं नीना के वहाँ पे मर जाने के बाद वो कार्लोस तुरंत ही लान को भी उसी समय वहाँ पर जान से मार देता है। और हम देखते हैं लान को जिसे मरते समय सिर्फ नीना की कही हुई बातें याद आ रही होती हैं कि नीना ने उससे कहा था कि योर मैजेस्टी जो गॉड होते हैं वो हमें किसी भी प्रॉब्लम में नहीं फंसाते और हमेशा उसका सॉल्यूशन ज़रूर होता है। और तभी वहाँ पर अचानक से एक लाइट फ्लैश होती है और हम देखते हैं एक हमें पैलेस का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि लान अपनी पास्ट लाइफ में वापस आ चुका है और वो वहाँ पर थोड़ी देर के लिए बैठ जाता है। लेकिन इससे वहाँ पे जो उसका फादर होता है वो उसे क्रिटिसाइज करते हुए कहता है, क्या तुम अब कुछ समय के लिए ठीक से खड़े भी नहीं हो सकते हो। और उसके फादर के सामने एक लेडी होती है जो उसके ऊपर हंसते हुए कहती है, हाँ, हमें तो इसके ऊपर अब तरस खा जाना चाहिए, ये कितना ज़्यादा कमज़ोर है। हाँ, हम मानते हैं कि जो इसकी मदर है ना वो बहुत ज़्यादा इन्फीरियर है, बट जो इसका बेटा है वो सच में एक ट्रैश है। लेकिन तभी हम देखते हैं लैन के फादर को जो कि अपनी वाइफ से कहते हैं
कि तुम प्लीज अब यहाँ पर शांत हो जाओ, क्योंकि यदि यहाँ पर सर मॉरिन को पता चला तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। लेकिन उसकी वाइफ उसकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं देती और वो अपने स्टेप सन का सिर्फ मजाक ही उड़ा रही होती है। और हम दूसरी तरफ देखते हैं लान को, जो कि अपने आप को इस अनजान प्लेस में देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है, मैं आखिर ये किस जगह पर आ चुका हूँ और ये जगह कौन सी है। और अचानक से उसे दिखाई देता है कि उसके सामने एक मिरर है और वो अपने रिफ्लेक्शन को देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि आखिर ये पर्सन कौन है। लेकिन तभी वहां पर जो उसके फादर होते हैं वो उसे गुस्से से देखते हैं और कहते हैं, अब अपने ये नाटकों को करना बंद भी करो और तुम यहाँ पर सर मॉरिन के यहाँ आए हो तो प्लीज बिहेव करो। और जो हमारी फैमिली का रजिस्ट्रेशन है उसकी प्रोसेस भी बहुत जल्द कंप्लीट होने वाली है और एटलीस्ट मैं अपने सन से ये तो उम्मीद कर सकता हूँ कि वो अपने फादर की नाक न कटवाए और यहाँ वो सर मॉरिन के सामने एक प्रॉपर बिहेव करे। और यदि तुमने सच में एक अच्छा बिहेवियर रखा तो यहाँ पर एम्परर के सामने भी हमारा एक अच्छा इम्प्रेशन होगा और इससे हो सकता है कि वो हमारे लिए कुछ फेवर्स करें। लेकिन तभी हम देखते हैं लैन को, जो अपने फादर की बातों को सुनकर वो काफी हैरान होता है और कहता है, एम्परर क्या वो यहाँ पर मेरी बात कर रहे हैं। और उसकी इस तरीके की शक्ल को देखकर जो उसके फादर होते हैं वो चिढ़ते हुए कहते हैं कि तुम यहाँ पर इस तरीके की चोमू जैसी शक्ल क्यों बना रहे हो, चलो मैं तुम्हें यहाँ के डॉक्यूमेंट्स ही दिखा देता हूँ। ये एक एम्परर का ऑर्डर है और बात की जाए कि मैंने तुम्हें इस ऑर्डर को क्यों नहीं दिखाया, उसका रीजन भी तुम ही हो, क्योंकि तुम्हें तो पढ़ना लिखना आता ही नहीं, तो इसलिए मैंने तुम्हें ये ऑर्डर पहले नहीं दिखाया था। तो अभी तुम एटलीस्ट तुम इसे अच्छी तरीके से देख सकते हो। वैसे तुम्हें तो ज्यादा चीजें कुछ समझ में नहीं आने वाली। लेकिन तभी लान उस डॉक्यूमेंट को देखकर काफी हैरान हो जाता है और लान उस डॉक्यूमेंट पर लिखी हुई उस डेट को देखकर बहुत ज्यादा हैरानी से अपने मन में कहता है, क्या मैं अपनी जिंदगी में 98 ईयर पीछे आ चुका हूँ? क्या ये पॉसिबल भी हो सकता है? पर तभी हम देखते हैं उसके स्टेप ब्रदर को, जो कि उसके हाथों से उस डॉक्यूमेंट को उससे छीन लेता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है, आखिर तुम इस पेपर के अंदर देख ही क्या रहे हो, क्योंकि तुम्हें तो इस तरह से पढ़ना लिखना तो कुछ आता ही नहीं है, तो तुम्हें इसके अंदर क्या ही पता चलेगा। और फिर वो अपनी फादर की तरफ जाते हुए कहता है कि वैसे हमने तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है और फैमिली के रजिस्ट्रेशन के लिए तुम्हें यहाँ पर भी बुलाया है, क्योंकि तुम यहाँ पर कुछ भी मेस्ड अप तो बिल्कुल भी मत करना और इजी तरीके से इस प्रोसेस को कंप्लीट हो जाने दो। और उसकी बातों को सुनकर वहाँ पर कुछ मेट्स खड़ी होती हैं, जो कि यंग मास्टर लैन के बारे में बात करते हुए कहती हैं कि हमें नहीं लगता, क्योंकि इसके लिए ये जो चीज़ें हैं वो कम्प्लीटली न्यू है और जहाँ पर यंग मास्टर लैन होते हैं वहाँ पर कोई ना कोई इंसिडेंट तो ज़रूर होता है। फिर देखते हैं आगे क्या होने वाला है। लेकिन हम दूसरी तरफ देखते हैं यंग मास्टर लैन को, जो कि अपने बारे में ही मन में सोच रहा होता है कि मैं 98 ईयर पीछे आ चुका हूँ। और लैन अपने मन में कहता है कि ये डेफिनेटली लीना का किया हुआ स्पेस मैजिक है, जहाँ पर मैं एक ऐसे अनफैमिलियर एम्पायर में आ चुका हूँ जिसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानता। और वो अपने फेस को मिरर में देखते हुए कहता है कि ये जो इंसान है मुझे नहीं पता कि आखिर ये कौन है, क्योंकि मैं इस बॉडी के बारे में भी ज़्यादा कुछ नहीं जानता। और तभी दूसरी तरफ हमारा सीन शिफ्ट कर हमें दिखाया जाता है एक काफी ज्यादा ब्यूटीफुल एरिया को, और वहीं पर लान बहुत ही ज्यादा एलिगेंट वे में अपने डिनर को एंजॉय कर रहा होता है और उसको इस तरीके से अपने मील को खाते हुए देखकर जो वो लाल बालों वाला बंदा मतलब कि रेड और उसकी माँ काफी ज्यादा हैरान होते हैं और वो अपने मन में कह रहे होते हैं, ये इतना ज्यादा डिग्निफाइंग वे में किस तरीके से एलिगेंट तरीके से खा रहा है, हमें यकीन नहीं हो रहा कि ये इतना ज्यादा अच्छे तरीके से भी खा सकता है। और सर मॉर्लिन भी लान की तारीफ करते हुए कहते हैं, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे डाइनिंग की तमीज इतनी ज्यादा अच्छी है। लेकिन वहीं पर जो लान के फादर होते हैं वो मॉर्लिन से कहते हैं कि सर आप बहुत ही ज्यादा काइंड पर्सन है और मैं चाहता हूँ कि आप एम्परर से हमारे बारे में कुछ बातें करें। और मॉर्लिन कहते हैं कि जरूर, तुम बिल्कुल चिंता मत करो काउंट। और फिर वो उससे कहते हैं कि इस समय लोग काफी ज्यादा फिलोसफी की स्टडी कर रहे हैं और वो लान से पूछते हैं कि आखिर तुम इस समय क्या स्टडी कर रहे हो। और मॉर्लिन फिर यंग मास्टर रेड की तरफ देखते हैं और फिर उससे कहते हैं कि ये तुम्हारा एक्चुअल में बेटा है ना, तो मुझे तो इससे पूछना चाहिए क्योंकि ये तुम्हारी फैमिली को इनहेरिट करने वाला है। तो फिर बताइए यंग मास्टर रेड, तो आप फिलोसफी में क्या पढ़ रहे हैं और आपके फेवरेट इंस्ट्रक्टर कौन है?
इस पर हम देखते हैं यंग मास्टर रेड को, जिसको कि पढ़ाई के नाम से ही पसीना आने लगता है और वो अपने मन में कहता है फिलॉसफी, मुझे तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। तभी लान सर मॉरिन की बातों को सुनकर अपने मन में सोच रहा होता है कि एक्चुअल में सर यहाँ पर जानना चाहते हैं हमारे हाउस होल्ड में किस तरीके की स्टडी का स्टैंडर्ड है। और मुझे इस टाइमलाइन को देख करके ऐसा लगता है कि यहाँ के जितने भी हाउस होल्ड होते होंगे वो अपने यंग मास्टर को कुछ हाई लेवल की स्टडी करवाते होंगे। लेकिन तभी जो लान होता है वो सर मॉरिन से कहता है कि एक्चुअल में मैं यहाँ पे सर फिल्म्स को कुछ ज्यादा ही अच्छे से एडमायर करता हूँ। वैसे सर फिलिन की जितनी भी आइडियोलॉजी की किताबें हैं और मेनली बात करें उनके ह्यूमन साइकोलॉजी की, उनको यदि प्रॉपर कोई इंसान अच्छे से पढ़ लेता है तो वो इंसान आगे चलकर एक ग्रेट मोनार्च बन सकता है। इस पर जो सर मॉरिन होते हैं वो लैन से कहते हैं मैं तुम्हारी बातों से कम्प्लीटली एग्री करता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि साइकोलॉजी हमारे एम्पायर में इतनी जल्दी फैल रही है, और मुझे ये भी नहीं पता था कि तुम्हारी जैसी काउंट फैमिली के एक यंग मास्टर इतने ज्यादा नॉलेजेबल हो सकते हैं और तुम्हारी काउंट फैमिली की स्टडी का स्टैंडर्ड इतना हाई भी हो सकता है। और वो उसके फादर से कहते हैं मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा जो बेटा है वो इतना ज्यादा जीनियस है, और रही बात एम्परर की, सिर्फ वही इसको एडमायर नहीं करेंगे बल्कि यदि ये आगे चल करके बारबेरियन क्लैन से भी मुलाकात करता है तो वो लोग भी इसे एडमायर ही करने वाले हैं क्योंकि ये काफी ज्यादा इंटेलिजेंट और जीनियस है। तभी हम देखते हैं लान को, जो कि बारबेरियन क्लैन का नाम सुनते ही वो कहता है यहाँ पर सिर्फ एक ही क्लैन है जो कि इस एम्पायर के बॉर्डर से इंटरसेक्ट करता है और वो हेवनली वॉरियर का क्लैन है। तो ब्रेच फैमिली ने हेवनली वॉरियर क्लैन के साथ में पीस टेरिटरी को साइन किया था, तो इसका मतलब अब ये जगह ब्रेच टेरिटरी है। और मेरी पास्ट लाइफ की यदि बात की जाए, लेकिन इस ब्रेच फैमिली ने एक नाजायज बच्चे को अपनी फैमिली में एडॉप्ट करके ऑफिशियली अपनी फैमिली में शामिल कर लिया था। लेकिन इन ब्रेच फैमिली ने उस बच्चे को उन बारबेरियन को एज अ होस्टेज की तरह दे दिया था और उन्होंने उस बच्चे का सैक्रिफाइस कर दिया था। और हम यहाँ पर देख रहे होते हैं लैन के जो एडॉप्टेड फादर होते हैं वो मुस्कुराते हुए कह रहे होते हैं लान मुझे तुम्हारे ऊपर पूरी तरह से यकीन है कि तुम हमारे लिए एक पीस का सिंबल बनोगे। और लान अपने फादर की ऐसी बातों को सुनकर वो समझ रहा होता है कि ये लोग आगे चलकर मेरा इस्तेमाल करने वाले हैं, लेकिन वो अभी के लिए वो कह देता है कि ठीक है फादर। और हम दूसरी तरफ देखते हैं लान के सौतेले भाई को, जो कि उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है तुम पीस ऑफ शिट, तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमारी फैमिली में क्या आ गए हो और तुम्हें हमारी फैमिली का नाम क्या मिल गया है? तो तुम क्या खुद को नोबल समझने लगे हो? क्या तुम अपनी जगह को भूल चुके हो? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस सर मॉरिन के सामने मेरी बेइज्जती करने की? और लैन अपने स्टेप ब्रदर की तरफ देखता है और उससे कहता है ब्रदर, यदि मुझे यहाँ पर आपकी फैमिली में एक्सेप्ट नहीं किया जाता और मुझे ऐसा नोबल का टाइटल नहीं दिया जाएगा तो इसका मतलब आप ही इस फैमिली के यंग मास्टर हैं और आपको उन बारबेरियन के लिए दे दिया जाएगा और आप एज अ होस्टेस उनके पास में जाएंगे। तो फिर क्या ये आपके लिए ठीक होगा? इससे अच्छा आप मुझे ऐसा नोबली एक्सेप्ट कर लें। लेकिन हम देखते हैं उसके ब्रदर को, जिसे काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका होता है और उसके पास में रखे हुए वास को वो सीधा उठाकर उसके पास में ही फेंक देता है, जिससे उसके टूटने के कारण उसके जो कुछ कांच होते हैं उससे हमारे लैन के फेस पर एक कट लग जाता है। और उसका ब्रदर उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि तुम्हारी मदर जिस तरह से मर चुकी है, क्या तुम भी उसके पास में जाना चाहते हो? और तुम अपनी जिंदगी एकदम कचड़े की तरह बिता रहे थे, तो क्या तुम वापस से उसी जगह पर जाना चाहते हो? लेकिन हम देखते हैं लान को, जिसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका होता है और वो अपनी पावर को रिलीज करते हुए वो अपने ब्रदर की तरफ आगे बढ़ रहा होता है और वो अपने ऑरा के प्रेशर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है और उसकी तरफ घूर के देखते हुए कहता है तुम एक छोटे बच्चे हो और इस तरीके की फालतू की बकवास कर रहे हो मुझसे, और क्या तुम्हें अपनी बातों का वजन भी पता है? और यदि तुमने इसी तरीके की बातें करते रहे तो तुम्हारी जुबान को काट लिया जाएगा। और वो अपने ऑरा को बहुत ज्यादा रिलीज कर रहा होता है, इससे जो उसकी आंखों का कलर होता है वो कम्प्लीटली गोल्डन हो जाता है। इस पर हम देखते हैं उसके छोटे ब्रदर रेड को, जिसकी पूरी तरीके से फट चुकी होती है और वो उससे दूर खसकते हुए कहता है
मेरे पास में मत आना, तुम बहुत ज़्यादा स्कैरी हो। और वो बहुत ही ज़्यादा घबरा रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर लान को किसी पर्सन के होने की प्रेजेंस फील होती है और वो तुरंत ही वहाँ पर स्टॉप हो जाता है। तभी हम वहाँ पर सर मॉरिन को देखते हैं, जिसने लान के इस ऑरे को भी देख लिया होता है और वो वहाँ पर नाटक करते हुए कहता है कि यंग मास्टर आप क्या ठीक हैं? और वो यहाँ पर जस्ट प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहा होता है कि वो यंग मास्टर लैन से मिलने आया है। और तभी उसके साथ में उसके जो एडॉप्टेड मदर फादर हैं वो भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो सभी लोग देख चुके होते हैं कि रेड किस तरीके से जमीन में पड़ा हुआ है और उसने डर के मारे वहाँ पर मुड़ दिया होता है। और तभी वहाँ पर लैन उसके पास में जाते हुए कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि इस वास से दूर रहना वरना तुम्हें चोट लग जाएगी, और अब देखो तुम्हारी हालत किस तरीके से खराब हो रखी है। और हम देखते हैं उसके ब्रदर जेल को, जो कि डर से कांप रहा होता है और उसकी तरफ डरते हुए ही देखता है। और तभी हम देखते हैं उसके एडॉप्टेड फादर काउंट को, जो कि एक हाना नाम के मेड को चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम जल्दी से आओ और इस लान को अपने साथ में लेकर जाओ। और इतने में वो हाना नाम की मेड वहाँ पर पहुंच जाती है और वो अपने साथ में लान को ले जा रही होती है। लेकिन हम देखते हैं सर मॉरिन को, जो कि जाते हुए लान को सिर्फ अपनी सस्पिशियस आई के साथ में उसकी तरफ घूर के देख रहे होते हैं। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि लान अपने कमरे की तरफ ही पहुंच चुका होता है और वहाँ पर जो उसकी मेड होती है वो उससे कहती है कि तुम्हें अपनी मदर के लेटर को रीड कर लेना चाहिए। इस पर लान कहता है, लेटर? आखिर तुम किस लेटर की बात कर रही हो? इस पर जो उसकी मेड होती है वो उससे कहती है कि आप हमेशा अपनी मदर के लेटर के बारे में हमसे पूछा करते थे, क्योंकि आप चाहते थे कि आपके जो मदर का लेटर है वो एक बार के लिए उनके पास में भेज दिया जाए, और आप इसी कारण से आप बहुत ज्यादा रोया करते थे। इस पर लान अपने मन में सोचता है, बेसिकली जो इस बॉडी का रियल ओनर था उसे इन बैरिक फैमिली ने अपने घर में जेल की तरह कैद करके रखा था, क्योंकि उन्हें डर लगता था कि लान कहीं इनकी फैमिली को छोड़कर यहाँ से भाग ना जाए। तो मैं अब से इतना ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अब से नहीं रोऊंगा। लेकिन हम देखते हैं उसकी मेड को, जो कि उसके पास में जाते हुए उससे कहती है, यंग मास्टर तो फिर आप मेरा पे कब देने वाले हैं? और वो अपने पे के बारे में बोल रही होती है, लेकिन इससे लान काफी ज्यादा हैरान होता है और उसे कहता है, पे? तुम किस चीज की बात कर रही हो? और जो उसकी मेड होती है वो सीधा उसके सामने एकदम 90 डिग्री झुक जाती है और वो लैन से कहती है कि यदि आप मेरा पे नहीं करेंगे तो मेरे जो 5 यंगर सिबलिंग हैं तो मैं उन्हें क्या खिला पाऊंगी, और आपको अपने मील में से मुझे अपना खाना खिलाना होगा जिससे कि मैं अपने यंगर सिबलिंग को भी कुछ खिला पाऊं, और मुझे पे भी करना होगा। इस पर जो लैन होता है वो उससे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा पे भी कर दूंगा और मैं तुम्हें मील भी प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। इस पर जो उसकी मेड होती है वो मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है यंग मास्टर, आप मुझसे जो भी काम करने के लिए कहेंगे मैं आपका उस काम को कर दूंगी। फिर हमें कुछ देर के बाद लान को अपने कमरे में दिखाया जाता है, जो अपने सर को पकड़ते हुए कहता है, ये क्या ही सर दर्द है, हम स्पेस टाइम के मैजिक का यूज करके एक बार अपनी लाइफ में पास्ट में आ सकते हैं। फिर वो परेशान होते हुए कहता है, लेकिन एक्चुअल में मैं तो एक गलत ही टाइम एरा में आ चुका हूँ, क्योंकि जिस समय और जिस जगह पर मुझे पहुँचना था मैं तो वहाँ पर पहुँचा ही नहीं, और मैं 90 ईयर पीछे आ चुका हूँ, और मुझे पता नहीं मैं किस तरीके से इस डिफरेंट बॉडी में आ चुका हूँ, और जो मेरी रियल लोकेशन थी वहाँ पर भी मैं नहीं पहुँच पाया। और मुझे यदि इन सभी बातों के बारे में पता लगाना है तो जहाँ पर नीना ने मुझे आखिरी बार बताया था, तो मुझे इंपीरियल प्लेस के मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक में जाना होगा, फिर चाहे मुझे कोई भी मेथड क्यों ना यूज करना पड़े। सीन शिफ्ट कर हमें दिखाया जाता है लैंड को, जो कि अपने हाथ में एनर्जी बॉल को इकट्ठा करते हुए अपने मन में सोचते हुए हमें बताता है, ये बॉडी भी मैजिक का यूज कर सकती है। सोचने की बात तो ये है कि मैं एक ऐसी रेयर बॉडी में आ गया हूँ जो मैजिक का यूज कर सकती है, एंड इस बॉडी के रियल ओनर का नाम भी मेरी तरह लैन ही है। लेकिन क्या ये सारी चीजें कोइंसिडेंट हो सकती हैं? देन तभी वहाँ पर लैन का सर्वेंट आ जाता है, जो कि उसे कहता है कि यंग मास्टर मैं आपके लिए मील लेकर आया हूँ, तो आपको अपना ब्रेकफास्ट खा लेना चाहिए। एंड तभी हम देखते हैं लैन को, जो कि अपने ब्रेकफास्ट की तरफ देखते हुए कहता है,
ये मुझे कुछ ज्यादा ही कम नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन अचानक से लैन को उसी समय की बात याद आती है जब वो सर मॉरेन के साथ में मील को एंजॉय कर रहा था। उस समय उन्होंने उससे कहा था कि फीस्ट बहुत बड़े तरीके से ऑर्गेनाइज किए जाने वाला है। इवन इन्होंने इस फीस्ट में गुला को भी नहीं रखा है। गुला एक ऐसा प्लांट है जिसके अंदर काफी सारे न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं और ये यहाँ के बैरल का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट स्टेपल फूड भी माना जाता है। इसके अंदर पॉइजनस शीड होता है, लेकिन इसके अलावा हम इसे एक मेडिसिन के रूप में भी यूज कर सकते हैं। लेकिन इसके बारे में अभी ज्यादा लोगों को इस एम्पायर में नहीं पता है और इसके बारे में 50 साल के बाद में ही इसकी खोज की जाने वाली है। लेकिन यदि इसका जो उपाय है वो यदि मैं यहाँ पर बता दूं तो 50% की रेट से डेथ रेट कम हो जाएगा। लेकिन इस प्लांट की इंफॉर्मेशन फैला देने से इस बैरल फैमिली की हिस्ट्री को खत्म करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाने वाला है। देन इसके बाद हम देखते हैं लैन को जो अपने फादर के सामने होता है। उसके फादर उससे कहते हैं कि फीस्ट बहुत जल्दी यहाँ पर ऑर्गेनाइज होने वाला है और इस फीस्ट के अंदर एडिस जो कि बाहर की कंट्री से भी लोग हैं वो यहाँ पर इसे अटेंड करने के लिए आने वाले हैं। तभी इस पर जो लैन होता है वो अपने फादर को अश्योर कराते हुए कहता है कि फादर आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं किसी भी तरीके की ट्रबल को क्रिएट नहीं करने वाला हूँ। इस पर उसके अडॉप्टेड फादर उसे कहते हैं कि मैं तुमसे यही उम्मीद कर सकता हूँ। फिर वो इसको इन्फॉर्म करते हुए कहते हैं कि जो तुम्हारी मदर है उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ सेंड किया है। फिर जैसे ही लैन उस चीज़ को देखता है तो वो काफ़ी हैरान हो जाता है। उस पोटली के अंदर उसे कुछ कॉइन और उसे वहाँ पर लेटर दिखाई देता है। तुम इस लेटर को अपने ट्विटर की हेल्प से इसको रीड करवा सकते हो और ये सारी चीज़ें तुम पर डिपेंड करती हैं कि तुम चीज़ों को किस तरीके से हैंडल करते हो। लेकिन आगे और कोई भी बात हो पाती वहाँ पर उसका एक सर्वेंट आ जाता है और हम देखते हैं सर काउंट के वहाँ से चले जाने के बाद में लैन उस लेटर की तरफ देखते हुए कहता है कि इस बॉडी का रियल ऑनर उसकी माँ के लिए मुझे काफ़ी बुरा फील हो रहा है। लेकिन तभी उसकी नज़र टेबल पे रखे हुए एक अकाउंट बुक की तरफ जाती है और वो उसकी तरफ देखते हुए कहता है ये तो सेकंड अकाउंट बुक है। और वो उस बुक की तरफ देखते हुए कहता है कि निश्चित तौर पर ये अकाउंट मुझे लग रहा है कि यहाँ के टैक्स को पूरी तरीके से हड़प करना चाहता है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ भेजे जाने वाला है। सच में ये बहुत ही ज्यादा बोल्ड है। यहाँ पर इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सर मॉलिन आखिर क्यों इतनी दूर से सेंट्रल से यहाँ पर क्यों आए हैं। लेकिन तभी अचानक से एक साउंड होता है जिसके कारण जो लैन होता है उसकी नज़र सीधा बाहर की तरफ जाती है और वो देखता है कि काउंट अंदर की तरफ ही आ रहे हैं और वो तुरंत ही अपने मैजिक पावर का यूज़ करके वहाँ की जितनी भी लाइट होती है उन सभी को ऑफ कर देता है, जिससे कि सर काउंट जैसे ही अंदर आते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं और कहते हैं आखिर लाइट को अचानक से क्या हुआ, ये लाइट सडनली कैसे चली गई। और काउंट अपने पेपर के बारे में सोचते हुए कहते हैं कि मैं अपने साथ में उस पेपर को तो साथ में ले जाना ही भूल गया। लेकिन जो उसके साथ में जो सर्वेंट होता है वो कहता है माफ करना काउंट, ये मेरी ही गलती है, मुझे यहाँ पर इन सभी चीज़ों को अच्छे से ध्यान रखना चाहिए था। वो कहता है फोगट से जल्दी से उस पेपर को ढूंढ कर लेकर आओ। लेकिन अचानक से उसकी नज़र लैन की तरफ पड़ती है और वो हैरान होते हुए कहता है तुम आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इस पर लैन बाहर की तरफ आते हुए कहता है कि आप भूल चुके हैं क्योंकि आपने मुझे यहाँ से जाने के लिए कहा ही नहीं था। इस पर सर काउंट अपने आप को शांत करते हुए कहते हैं कि ठीक है, तुम यदि यहाँ पर हो तो तुम एक काम करो, इस लेटर के ऊपर जल्दी से सिग्नेचर कर दो क्योंकि ये बारबीरन के पास में भेजे जाने वाले हैं। इस पर लैन उनसे कहता है कि क्या सिग्नेचर करना इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस पर काउंट कहते हैं मतलब कि उसके अडॉप्टेड फादर कि तुम्हें उनके लिए एक लेटर लिखना होगा जो कि मैं यहाँ से इसी समय सेंड करने वाला हूँ। इस पर जो लैन होता है वो सिर्फ हैरानी के साथ में अपने फादर की बातों को सुन रहा होता है और वो साथ ही में कहते हैं कि मैं तुम्हें जो तुम्हारा ट्विटर है मैं तुम्हें उसे असिस्ट करने के लिए कहूँगा, तुम्हें जस्ट जिस तरीके से बताया जा रहा है तुम्हें उसी तरीके से लेटर को लिखना होगा और अभी के लिए तुम यहाँ से जा सकते हो। फिर कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं लैन को जो कि अपने रूम में अपनी मदर के लेटर को रीड करते हुए कहता है कि मेरे प्यारे चाइल्ड, मैं तुम्हारी मदर, मैं सच में लॉर्ड रेगा का बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने तुम्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से रखा है। इस पर जो लैन होता है वो अपने मन में कहता है कि सच में इस मदर ने कुछ ज़्यादा ही एक्सपेंसिव पेपर पर ही लिखा हुआ है। फिर वो लेटर को आगे रीड करता है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हारी मदर काउंट रेगा के कारण बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से अपनी ज़िंदगी को बिता रही है।
मैंने सुना कि यहाँ पर जो यंग मास्टर चेल हैं वो तुम्हारे फ्रेंड बनना चाहते हैं, तो तुम्हें उन्हें अच्छी तरीके से ट्रीट करना चाहिए। और मैं एज अ मदर मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है कि तुम उस ग्रेट डेजर्ट के अंदर तुम्हें वहाँ पर जाना चाहिए जहाँ काउंट तुम्हें भेज रहे हैं। और हम देखते हैं लैन को, जो मुस्कुराते हुए कहता है कि ये पूरी तरीके से सिर्फ एक सस्पिशियस प्लानिंग है और मुझे हर तरीके से उस बारबेरियन के सामने मुझे सेक्रीफाइस करवाना चाहते हैं, लेकिन मैं बहुत जल्द इस सारी प्लानिंग के पीछे आकर मास्टरमाइंड कौन है मैं इसके बारे में बहुत जल्द पता लगा लूँगा। फिर इसके बाद में हमारा सीन शिफ्ट कर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है सर मॉलिन को, जो अपनी एक गेस्ट को रिसीव करते हुए वो उसे ग्रीट करते हैं और वो अपने अंदाज में कहते हैं कि तुम मुझे माइक के नाम से बुला सकती हो। और फिर ये सभी लोग अपने मील को एंजॉय करने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए होते हैं और ये आपस में कुछ अलग ही इस कैपिटल के बारे में बात कर रहे होते हैं। और जो लेन होता है वो इनकी तरफ देखते हुए कहता है, और लेन इनकी तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है, मैं देखना चाहूँगा कि आखिर इन लोगों के अंदर कितनी ज़्यादा कैपेबिलिटी है इस कैपिटल के अंदर। और फिर वो अपने सामने उन लोगों से कहता है कि आखिर इस कैपिटल में आप सभी लोग किस तरीके के फूड को खाते हैं। इस पर सर मॉलन कहते हैं कि ये कंट्री साइड की तरह ही सिमिलर फूड होता है, ये कुछ ज़्यादा अलग नहीं, ये एक ऐसा रिच फूड ही है और यहाँ पर कुछ न्यू डिश हैं जिन्हें हम ट्राई करते हैं। इस पर लैन कहता है, किस तरीके की न्यू डिश की आप बात कर रहे हैं। और लैन कहता है कि यहाँ पर हम किसी भी फूड को इस तरीके से कंसीडर नहीं कर सकते कि वो कम्प्लीटली स्पेशल है जब तक कि वो नेचर के लॉ के अगेंस्ट ना हो। एक ऐसा डिवाइन फूड जिसको खाने के बाद में इंसानों के अंदर की जितनी भी हंगरनेस है वो एक बार में ही खत्म हो जाए, ये तभी हो सकता है जो वो फूड पूरी तरीके से नेचर के लॉ के अगेंस्ट में हो। इस पर वहाँ के जितने भी लोग होते हैं वो लैन की तारीफ करते हुए कहते हैं, तुम्हारे ये जितने भी वर्ड्स हैं वो सेकंड प्रिंस की तरह ही सिमिलर नजर आ रहे हैं। इस पर लैन होता है वो पूछते हुए कहता है, आप आखिर किस प्रिंस के बारे में बात कर रहे हैं। इस पर सर मोरेन कहते हैं कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सेकंड प्रिंस गेल की, जो कि यहाँ पर जितने भी मैजिशियन हैं वो उन्हें लीड किया करते थे और वो एक अपराइजिंग स्टार थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अपने इस रास्ते में फेल हो चुके हैं। और लैन अपने सामने बैठे हुए इन सभी लोगों की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है, इसका मतलब ये जितने भी कैपिटल के ये लोग हैं ये सभी सेकंड प्रिंस के ही आदमी हैं। और वैसे भी इसे क्या ही फर्क पड़ता है कि आखिर ये किसके लिए काम करते हैं। मैं इनका तब तक इस्तेमाल कर सकता हूँ जब तक ये इस्तेमाल करने के लायक हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं सर मॉरिन को, जो कि काउंट से कहते हैं कि मैं लैन से अकेले में कुछ बात करना चाहूँगा, तो क्या इसके लिए आप मुझे परमिशन देना चाहेंगे। इस पर काउंट कहते हैं क्यों नहीं, लेकिन आप साथ में ग्रे को भी साथ में क्यों नहीं ले जाते। लेकिन हम देखते हैं ग्रे को, जो परेशान होते हुए कहता है, क्या मुझे इन लोगों के साथ में भी जाना पड़ेगा, ये कितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट करने वाला है। और फिर कुछ समय के बाद में हमें दिखाया जाता है ग्रे को, जो कि मॉलिन के ही साथ में होता है और वो उसे कह रहा होता है, क्या कुछ समय के लिए हमें ब्रेक नहीं मिल सकता है। लेकिन तभी हम वहाँ देखते हैं सर मॉरिन को, जो मॉलिन को इशारा करते हुए कहते हैं कि तुम ऐसे यंग मास्टर को यहाँ से लेकर चले जाओ, क्योंकि मुझे लैन के साथ में कुछ अकेले में बात करनी है। और वो उनका इशारा समझते हुए तुरंत ही यंग मास्टर ग्रे को अपने साथ में ले जाते हुए कहते हैं कि हमें कुछ समय का ब्रेक चाहिए, क्योंकि यंग मास्टर काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं और हम आप दोनों को कुछ देर के बाद में ज्वाइन करते हैं। इस पर जो लैन होता है वो मॉलिन से कहता है कि सर मॉलिन, आप प्लीज मेरे इस ब्रदर का अच्छी तरीके से ख्याल रखिएगा। फिर हमारा सीन शिफ्ट कर हमें दिखाया जाता है सर मॉरिन को, जो कि लैन की तरफ देखते हुए कहते हैं कि मैंने तुम्हारी आंखों के गोल्डन आई के कलर को देखा था, इसका मतलब कि तुम क्या मैजिक यूजर हो। और हम देखते हैं लैन को, जो कि एक स्माइल देते हुए सर मॉरिन से कहता है, आप यहाँ पर किस बारे में बात कर रहे हैं, और मुझे आपकी बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। और हम देखते हैं सर मॉरिन को, जो लैन की तरफ देखते हुए कहते हैं, इस एम्पायर में एक मेज का होना काफी ज्यादा प्रिटी रेयर माना जाता है और जो सेकंड प्रिंस है वो मैजिशियन के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं और वो हमेशा सिलेक्ट करना चाहते हैं एक मेज को। इसका मतलब आप मेरे बारे में क्यूरियस हैं सर मॉरिन। वैसे आप मेरे से सिर्फ यही बात केवल जानना नहीं चाहते, आप तो यहाँ पर फेक अकाउंट्स के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने आए हैं। क्यों मैं सही कह रहा हूँ ना।
इस पर मॉरिन काफी ज्यादा चौंक जाता है और वो सीरियस होके लैन की तरफ ही देख रहा होता है और लैन उससे कहता है कि मेरी कुछ डिजायर हैं जिन्हें कि मैं पूरा करना चाहता हूँ, तो कैसा रहेगा कि आप मेरे साथ में एक डील कर लें। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं ड्यूक मॉरिन? और इसी सस्पेंस के साथ में हमारा आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।